वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की क्लास नंबर 37 नंबर क्लास लेके आए हैं, जिसमें आपको रोज प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों का ये वीडियो प्राप्त होता है। रोजाना लाइव टेस्ट 8 बजे। और इस वीडियो का नाम है हमारे सवाल आपके जवाब। तो जल्दी से जुड़ जाइए लाइव और सभी विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच गए। तो इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे पूरे विश्लेषण के साथ। तो आप जल्दी से लाइक शेयर कर दिया होगा और थंबनेल कर दो कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सभी घर पे स्वस्थ होंगे, कोरोना वायरस की चपेट, वायरल बुखार से बिल्कुल न आते हुए अपने परिवार के साथ समय अध्ययनरत होंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अध्ययनरत होंगे, ये ध्यान रखना कि एक ज्यादा से ज्यादा एक मंथ हमारे लिए एक संकट की घड़ी है। उसके बाद में वापस वही पेपर की प्रक्रिया सब वगैरह शुरू हो जाएगी। एक जून जून आपको इंतजार और करना है। उसके बाद में जैसे 10वीं 12वीं है, सीबीएसई बोर्ड है या बीएसटीसी पीटेट, इन सब की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो एक बार फिर कमर कस लीजिए दोबारा और तैयार हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, नगाना दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? किस दुर्ग को नगाना दुर्ग के नाम से जाना जाता है? नागौर को, कुचामन को, खींवसर को, या इनमें से कोई नहीं? तो नगाना दुर्ग किसे कहते हैं? और आपने बहुत बार सुना होगा, नागौर दुर्ग को ही नगाना दुर्ग कहते हैं। नगाना, इसे नागदुर्ग भी कहते हैं और इसे अक्षत्रपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका? नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अक्षत्रपुर दुर्ग भी कहते हैं। और ये दुर्ग मरुस्थलों से घिरा हुआ है, मरुस्थल से घिरा हुआ था जब ये बना था, इसलिए इसको दानवन श्रेणी का दुर्ग माना जाता है, दानवन श्रेणी का। और नागौर दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ का नाम सुना है ना? अमर सिंह राठौड़ जो मारवाड़ के गज सिंह के पुत्र थे और जसवंत सिंह प्रथम के भाई थे। इनकी इस दुर्ग के अंदर क्या बनी हुई है? एक तो 16 खंभों की छतरी बनी हुई है और अमर सिंह की शौर्य गाथाओं के कारण ये दुर्ग प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। दूसरा, निम्न में से कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है? तारागढ़, बाला किला, नारगढ़ या मेहरानगढ़? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुदर्शनगढ़ है। वो नाहरगढ़ किले को ही कहते हैं, जो कहां पे है? जयपुर में। और इस नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना, स्वाई जय सिंह ने करवाया। किसने? स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा इस नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। और इसी नाहरगढ़ दुर्ग में राजस्थान का पहला जैविक उद्यान भी विकसित किया गया है। तो इतनी बात आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से ये नाहरगढ़ दुर्ग इंपॉर्टेंट है। गणेश पोल एक विश्व प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है, यह स्थित है, यानी बहुत ही प्रसिद्ध है और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है गणेश पोल। गणेश पोल का मतलब कोई भी द्वार पे जाते हैं, ये पोल वगैरह लगाते हैं तो उनके नाम रखे हुए हैं। तो गणेश पोल एक विश्व प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है। यह किस दुर्ग में स्थित है? आमेर में, अजमेर में, उदयपुर में या फिर कुंभलगढ़ में? तो याद रखना, ये गणेश पोल जो विश्व प्रसिद्ध है, आमेर दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में? आमेर दुर्ग। ये वही दुर्ग है जिसको निर्माण मानसिंह प्रथम, बारमल और इनके द्वारा करवाया गया था। ये और कहां पे है? जयपुर के अंदर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है ये दुर्ग, आमेर दुर्ग। राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब तो बड़े शानदार तरीके से दे सकते हो आप। राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान है, यानी किस किले में, अभ्यारण्य में जैविक उद्यान है? तो नाहरगढ़। अब ये जैविक नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, ठीक है। और ये दुर्ग भी है जिसको सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं और इसमें राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। अब आपसे पूछे राजस्थान में कितने जैविक उद्यान है, तो याद रखना 3 है वर्तमान में। कितने? 3। पहला नाहरगढ़, दूसरा सज्जनगढ़ और तीसरा माचिया सफारी पार्क जोधपुर और चौथा प्रस्तावित है कुंभलगढ़। ये याद रखना, कई विद्यार्थी इसको 4 मान रहे हैं लेकिन अभी तक कुंभलगढ़ प्रस्तावित है, ये याद रखना, कुंभलगढ़ राजमंदवाड़ा। लक्ष्मण लक्ष्मण दुर्ग किस जिले में स्थित है? लक्ष्मणगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अलवर में, सीकर में, चित्तौड़गढ़ में या अजमेर में? और नाम सुना होगा, बहुत ही चर्चित स्थान है ये, वर्तमान में तो चर्चा में है। अब किस कौन कौन विद्यार्थी सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास देखता है और ढंग से देखता है, देखता तो है, ढंग से देखता है, तो उसका उत्तर गलत नहीं करेगा वो निश्चित तौर पर।
तो लक्ष्मणगढ़ का जो किला है वो सीकर के अंदर है। लक्ष्मणगढ़ का किला कहाँ पे है? सीकर में। अब लक्ष्मणगढ़ का नाम आते ही आपके दिमाग में आएंगे हमारे वर्तमान राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा, वो लक्ष्मणगढ़ सीकर से ही क्या है? विधायक है। ये आपको याद रखना है। और अब की बार शेखावटी महोत्सव वो कहाँ हुआ था? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। कांकनवाड़ी का किला किस किले में है? किस जिले में है कांकनवाड़ी का? आज किले से संबंधित है 5-7 क्वेश्चन, और जिस विद्यार्थी को किले का क्वेश्चन नहीं आए वो जाके टॉपिक जरूर पढ़ना है। कांकनवाड़ी का किला किस जिले में है? भरतपुर में है, जालौर में है, बीकानेर में है, या फिर अलवर में है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। किले से जब भी पेपर में आएगा ना दुर्गों से संबंधित, या तो वो जिला पूछेगा या 5-7 दुर्ग हमारे ऐसे हैं जिनसे बस डिटेल थोड़ी सी पूछता है, और मैंने स्पेशल आपको दुर्ग का टॉपिक दे दिया। आप जाके प्ले लिस्ट में देखना राजस्थान की कला संस्कृति, उसमें आपको दुर्ग का टॉपिक मिल जाएगा। तो कांकनवाड़ी का किला कहाँ पे है? तो कांकनवाड़ी का किला अलवर के अंदर स्थित है। राजस्थान का वह दुर्ग जहां मुगल बादशाह ने अपने पुत्र सलीम को नजरबंद किया था। राजस्थान का वह दुर्ग जहां मुगल बादशाह ने अपने पुत्र, मुगल बादशाह अकबर ने, ठीक है, अकबर ने अपने पुत्र सलीम, सलीम जिनका सही नाम था जहांगीर, को नजरबंद किया था। कौन से किले में? बाला किला अलवर, रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, या डीग का किला भरतपुर में? कहा एक इस सलीम को नजरबंद कर दिया था? तो याद रखना बाला किला अलवर। इस अलवर के किले में एक रात बाबर भी ठहरा था, इसलिए भी चर्चा में है। और अकबर ने अपने पुत्र सलीम ने जब विद्रोह किया था तो इसको नजरबंद किया था, तो इसलिए प्रसिद्ध है। और रणथंभौर का दुर्ग हमीर की आन बान शान का प्रतीक है। मेहरानगढ़ राठौड़ों की विजय मालदेव है, चंद्रसेन है, उनके लिए है। और डीग का किला भरतपुर के अंदर स्थित है। बाला किला स्थित है। अभी क्वेश्चन भी आ गया, हालांकि साथ साथ में मैंने क्वेश्चनों के टाइप में दे दिए। बाला किला जयपुर में, अलवर में, चित्तौड़गढ़ में, या जोधपुर में? तो बाला किला कहाँ पे? पेपर में सीधा सीधा आता है, ध्यान रखना। तो बाला किला अलवर के अंदर है। आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में? ये क्वेश्चन आपको मैं लास्ट में जो क्वेश्चन देता हूँ ना वो क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, चलो आप बता देना। लास्ट में कल मैं भूल गया था आपको प्रश्न देना, तो कई बार याद नहीं आता है, तो अभी दे देता हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किले किस जिले में है? ये बता देना मुझे जाते जाते लास्ट में। सवाई जयसिंह ने राजस्थान के किस शहर में वेधशाला स्थापित की थी? सवाई जयसिंह ने राजस्थान के किस शहर में वेधशाला स्थापित की थी? वेधशाला को यानी जंतर मंत्र स्थापित किया था। जंतर मंत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, कई बार जंतर मंत्र नाम आ जाता है, कई बार वेधशाला आती है। तो अजमेर में, भरतपुर में, जयपुर में, टोंक में। और इस सवाई जयसिंह ये विज्ञान को समर्पित शासक था। इसके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, बहुत प्रकार के इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है आपको। तो सही जवाब है, इसने जयपुर में बनाई थी, क्योंकि कहाँ का शासक था? जयपुर का। अब 1 मिनट में इसकी बात सारी सुन लो। जयपुर का शासक था ये सवाई जयसिंह। इसको सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने, इसका वास्तविक नाम विजय सिंह था। वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह था। इसने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, नाहरगढ़ का। और जयगढ़ दुर्ग के अंदर जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? इस सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन के अंदर, जिसमें सबसे बड़ी हमारी जयपुर वाली है, जिसको 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। इसका कालक्रम आता है, ये 1700 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1743 ईस्वी में ये इसकी मृत्यु हो जाती है। और मराठों का आगमन इसी की कूटनीति के भूल के कारण राजस्थान में मराठी आते हैं। तो ये चीजें आपको इतनी सारी याद रखनी है। इसके अलावा सम्राट यंत्र है, 18 नवंबर 1727 को इसने जयपुर शहर बसाया था, जो अपनी राजधानी भी बनाई थी, जिसकी नींव पुंडरीक विठल ने रखी थी, रत्नाकर ने रखी थी, और विद्याधर भट्टाचार्य ने इसको क्या किया था? शिल्पकार था। और अभी आपको पता है कि 6 जुलाई 2019 को इस जयपुर प्रकोटे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, और 6 फरवरी 2020 को इसे प्रमाण पत्र दिया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कोई अंदाजा नहीं है सवाई जयसिंह से, इसको याद करना है बढ़िया तरीके से। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ज्यादा बता नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमारी क्लास का नाम ही हमने रख दिया हमारे सवाल आपके जवाब, और इस क्लास को 30 मिनट तक रखने की पूरी कोशिश करेंगे, तो ज्यादा तथ्य न बताते हुए रोज हम रूटीन में रहते हैं। तो राजस्थान में प्रचलित जो मृत्यु भोज होती है उसको क्या कहते हैं? तो ये तो सारे जानते हो, आपकी मृत्यु भोज होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो मोस्तर। मृत्यु भोज को मोस्तर, मृत्यु के बाद जो मृत्यु भोज होती है मोस्तर। और एक व्यक्ति अपने जीते जी अपना मोस्तर कर जाता है, उसको जोस्तर कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। क्या कहते हैं? जोस्तर कहा जाता है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध, ये क्वेश्चन आता है विधवा पुनर्विवाह से, बाल विवाह से, अंतरजातीय विवाह से, बहुपत्नी
प्रथा से। तो शारदा एक्ट का संबंध है, यानी वो हरविलास शारदा जी थे ना, हरविलास शारदा एक्ट कहते हैं इसको, पूरा नाम शारदा एक्ट, हरविलास शारदा एक्ट। अजमेर से संबंध था इनका। बाल विवाह से संबंध है, इन्होंने कहा था बाल विवाह का फिक्स रखा था 14 वर्ष लड़की की आयु और 18 वर्ष लड़के की आयु, ये इन्होंने प्रावधान किया था। और 2006 में इसको बदलकर आपको बताया फिक्स कर दिया, क्या कि अब जो फिक्स किया है वो 18 वर्ष लड़की की आयु और 21 वर्ष लड़के की आयु। हालांकि बीच में भी संशोधन होते गए, लेकिन यहाँ पे 2006 में इस एक्ट को पूरी तरह बदल दिया गया और ये नियम बना दिया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया था, यानी कन्यावध को अवैध ठहराने वाला पहली रियासत कौन सी थी 1833 में। यानी कन्यावध सबसे ज्यादा ये राजपूतों में प्रचलित थी। वैसे कन्यावध क्या, यानी गुण काल में ही उसको समाप्त कर देना और बाद में भी इतनी मान्यता न देना। तो इसका सही जवाब है कोटा ने। कैसे कोटा, कैसे कन्या। और आपको पता है कोटा जिला तो अभी जो ओम बिरला है हमारे लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने भी कोटा जिले से बहुत सारी योजना चलाई है, जैसे सुपोषित माह अभियान भी वहीं से चलाया है। ठीक है, पोषण के लिए पोषण वाटिका भी अभियान यहाँ से चलाया गया है। तो याद रखना, सुबह 7 बजे की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आप फिक्स देखा करो। हालांकि शायद आज आपको मिली नहीं, तो कल आपको संडे है, तो संडे के दिन वीकली टेस्ट होगा और सोमवार को एक साथ क्वेश्चन प्राप्त होगी। तो कोटा जिले ने 1833 में कन्यावध पर रोक लगाया था। डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है, कालबेलिया, भील मीणा, ग्रासिया, सांसी। और अपने भी कई बार लड़ते वगैरह, अपने तो क्या जो महिलाएं होती है ना, वो लड़ती लड़ती एक दूसरे को कह देती है डाकण सी। डाकण सी, पहले छोटे होते थे ना, छोटी बच्चियां बालिका कहती थी डाकण सी। आजकल तो सारे बच्चे समझदार हो गए, एक दूसरे को गाली बहुत कम निकालते हैं, लेकिन कुछ एक निकालते हैं का डाकण सी। तो ये डाकण प्रथा। डाकण होता क्या है, आपने अपने आसपास देखा होगा, आपने किसी में भूत प्रेत का साया चला जाता है ना, तो फिर उस महिला को अपवित्र माना जाता है और फिर उसे मार दिया जाता था। ऐसी डाकण प्रथा थी। तो ये भील और मीणा जातियों में पाई जाती है। भील और मीणा और डाकण प्रथा पर सबसे पहले रोक उदयपुर रियासत के द्वारा लगाया गया। विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यानी विवाह होता है, वधु के लिए वर पक्ष वाले ले जाते हैं। अब जिस जिसकी शादी हुई है उसको पता है, वधु की शादी, जो बालिका है उसकी शादी हो चुकी है, उसको पता है उसके लिए आभूषण आए थे। और वर पक्ष वाले तो इतने खुश होते हैं कि पता ही नहीं होता क्या ले जाया जाता है, कौन से कपड़े ले जाए जाते हैं, कौन से आभूषण ले जाते हैं, क्या क्या दिया जाता है, कुछ ही पता नहीं होता, इतना शौक चढ़ा होता है। ये तो ध्यान रखते हो, तो माता पिता जो बुजुर्ग लोग होते हैं वही ध्यान रखते हैं कि ये आभूषण ले जाना, ये ले जाना, वो देखते नहीं है क्या चीज है। वर पक्ष वाले तो इतने खुश होते हैं। और वधु पक्ष तो पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनका ही तो काम है। आभूषण है, वस्त्र, सबसे ज्यादा जो बालिका होती है वो सबसे ज्यादा खुश किससे होती है, उसको आभूषण दे दो और उसको कह दो भी आज एक सूट चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, ये सैंडल चाहिए, वो बड़ी खुश होती है। तो इससे वो तो जानकार रखती है, लेकिन वर पक्ष वाले इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते। तो आभूषण ले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बेस, मुगलावा, बरी पड़ला या फिर मायरा, क्या कहते हैं। तो याद रखना, बरी पड़ला कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बरी पड़ला या रंग बरी कहते हैं। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। किसके द्वारा, वधु के लिए वर पक्ष जो आभूषण ले जाते हैं उसको बरी पड़ला कहते हैं। पेची सी में गाल के ले जाए, नहीं सारा सामान गाल के ले, ध्यान रखें। इस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, कौन सी प्रथा है। ये सभी में नहीं है, ध्यान रखना। इस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। आप सोच लो भी सारे समाज में ऐसा होता है। कुछ जो जनजातीय क्षेत्र में होता है ना, कुछ जनजातीय क्षेत्रों में ऐसी प्रथा है। उस प्रथा को क्या कहते हैं, नाता प्रथा कहते हैं। कौन सी, नाता प्रथा के तहत जो पत्नी है वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, ये नाता प्रथा होता है। हो गया, फिर पति भी किसी और महिला के साथ विवाह शादी कर लेता है, ये उनकी जनजातीय परंपरा के अनुसार चलता रहता है। विवाह से संबंधित रस्म है, इनमें से कौन सी विवाह से संबंधित रस्म है, कांकण डोरना, पहरानवी, बरी पड़ला, उपयुक्त सभी, कौन सी। अब जिसकी शादी हुई है, जिसका विवाह है, उसको तो पता है ये सारे काम उसके किए हुए हैं, सारी रस्म निभाई हुई है। नहीं पता है ना, वो भी सीख लेना भाई, क्योंकि जब विवाह होता है ना तभी काम आता है। आज मैंने कुछ क्वेश्चन विवाह से संबंधित तरह से लेके आया हूँ मैं, क्योंकि रीति रिवाज भी जरूरी है ना। लेकिन आजकल थोड़े रीति रिवाज कम होने लगे, और इस कोरोना काल में तो बस एक दूसरे को माला पहराई जाती है डंडे से, वही सही जवाब है। कांकन डोरडा भी होता है, पहरानवी भी होती है और बरी पड़ला भी होता है, उपयुक्त। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं
जैसे कोई मतलब शोक की रस्म है, विवाह की रस्म है, जन्म से संबंधित रस्म है, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उनमें सीधा ही पूछा जाता है कौन सी रस्म किसकी है, तो इसको भी याद रखना। राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी? मैंने बताया ना, कन्या भ्रूण हत्या है, कोई सती प्रथा है, वो एक ही जाति में सबसे ज्यादा राजपूत जाति में। अब तो सब कुछ सुधार हो चुका है, ध्यान रखना। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में, अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल के आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? और ये क्वेश्चन तो हमारे विद्वान जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, राज गोला जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भरतपुर क्षेत्र से आपका संबंध है तो शायद हमें जरूर बताओगे कि नगाड़ों की ताल पर कौन सा नृत्य किया जाता है, वो तो जरूर बताएंगे। अलवर भरतपुर क्षेत्र में यानी मेवात क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़े बजाए जाते हैं, मोटे मोटे नगाड़े होते हैं ना, ऐसे डम डमाडम ऐसे बजाए जाते हैं, जो पहले राजा महाराजाओं के बजाए जाते थे। कौन सा है, उसको क्या कहते हैं? बम्ब, बड़े बड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? बम्ब नृत्य, यानी बम्ब रसिया नृत्य प्रसिद्ध है वहां का, अलवर भरतपुर का। ठीक है, सूत्र याद रखना, रब नोच, रब नोच, ये चार इसके नृत्य आते हैं, जैसे रैसे रसिया, बैसे, बम, नो से नोटंकी, ये कहाँ के हैं? अलवर भरतपुर के हैं। किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है? किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है? कलात्मक अदाकारियों का मतलब क्या हुआ? जैसे थाली की नोक पर नाचना, कांच के गिलास यानी कांच पर नाचना, तलवार की नोक पर नाचना, ये कलात्मक अदाकारियां हैं इस प्रकार की। और आपने देखा होगा कई कई महिलाएं और पुरुष सर के ऊपर घड़े रख लेते हैं, घड़े के ऊपर, जैसे ये सर है उसके घड़े के ऊपर ऐसे ऐसे घड़े रखकर नृत्य करते हैं, तो वो नृत्य कौन सा हो जाएगा? साधारण सा सीधा, मैंने पूरी आपको टोटल हिंट दे दी, अब आप आराम से बता सकते हो, तो इसका उत्तर क्या होगा? भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य के अंदर ऐसा होता है। अगला, भवाई जाति निवास करती है, भवाई जाति निवास करती है उदयपुर संभाग में, कोटा संभाग में, भरतपुर संभाग में या जोधपुर संभाग में? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। उदयपुर संभाग में भवाई जाति निवास करती है, जो अपनी कलात्मक कलाकृतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उदय शंकर का नाम सुना होगा आपने, उदय शंकर जी थे भवाई। और ये व्यवसायिक नृत्य है, ये भी ध्यान रखना, व्यवसायिक मतलब बड़े व्यवसायिक क्षेत्र में जाता है। राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों और विद्वानों की मंडली गंधर्व वायसी को अपने दरबार में संरक्षण दिया था? गंधर्व वायसी का मतलब 22 प्रकार के कवि और संगीतज्ञ विद्वान उसके दरबार में संरक्षण प्राप्त थे। वो कौन सा शासक था? रूप सिंह, प्रताप सिंह, राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या स्वाई जय सिंह? अब ये इस गंधर्व बाईसी का दूसरा नाम भी है, इसको प्रताप बाईसी भी कहते हैं। गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। जो विद्यार्थी मेरी क्लास कंटिन्यूज ले रहा है 8 बजे की रोज और सुबह 7 बजे की क्लास, आप देखना राजस्थान जीके में आप बिल्कुल भी मात नहीं खाओगे और आपको हूबहू पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। सही जवाब हो जाएगा स्वाई प्रताप सिंह। जो कहाँ के शासक थे? स्वाई प्रताप सिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर के शासक थे। इनके काल में तमाशा नाट्य शैली भी जयपुर में आई थी, वो भी इसके समय में। ये मिर्जा राजा जयसिंह, जिनको मिर्जा राजा की उपाधि शाह जाने दी थी, जिन्होंने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिनके दरबार में बिहारी कवि रहते थे। स्वाई जय सिंह विज्ञान को समर्पित है, इनको चाणक्य भी जयपुर का कहा जाता है, और इनको स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के शासक थे, जिनके काल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहते हैं। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। कनाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। अब कल के वीडियो में मैंने पूरी ज्योग्राफी दी थी, आज आपको मैं दो ही टॉपिक, कौन से? एक तो हिस्ट्री और कला संस्कृति पे। कनाड़ा गांव क्षेत्र है बाड़मेर का, किसके लिए प्रसिद्ध है? घेर नृत्य के लिए, द्विचक्की नृत्य के लिए, मोरिया नृत्य के लिए या बालंदिया नृत्य के लिए? तो याद रखना, पेपर में सीधा सीधा पूछा जाएगा, घेर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। महिलाओं व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से दो अर्धवर्तों में अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन करते हैं? महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित रूप से दो अर्धवर्तों में, यानी अर्ध पूरा वर्त हो जाएगा, पूरे में घूमते हैं, अर्धवर्त आधे घूमते रहते हैं, ऐसे आधे दूर गए इधर गए, ऐसे अत्यंत धीमी गति से, और कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, बस अकेले। है किसका? ग्रासियों का। तो ग्रासियों का नाम आते ही समझ गए, वालर नृत्य।
कि पहले तो क्वेश्चन आता है सीधा पेपर में, वालर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो सिरोही क्षेत्र का। वालर नृत्य कौन सी जनजाति करती है? ग्रासिया करती है, और बिना वाद्य यंत्र के। विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को ग्रासीय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, यानी विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना दिवस हो जाता है, ठीक है। जैसे अपने भी सिस्टम होता है विवाह के अवसर पर गणपति बाण बैठाना, जिसको अपने कहते हैं, और के पश्चात ग्रासीय पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्वारिया नृत्य, मोरिया नृत्य, मांदिल नृत्य या लूर नृत्य। कौन सा नृत्य कहते हैं? लूर नृत्य कहा जाता है। कौन सा? लूर नृत्य, सॉरी मोरिया नृत्य कहा जाता है। कौन सा? मोरिया नृत्य। निम्न में से सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? सहरिया, शिकारी, बाल्दिया, रणबाजा, जवारा। याद रखना, सहरिया, सह से सहरिया, शिकारी नृत्य, ये एक इंपॉर्टेंट है। सहरिया जनजाति का एक ही है, एक सहरिया, एक शिकारी और एक मछली नृत्य, दो ही इनके खास करके नृत्य हैं। श्री जीन भद्रसुरी ज्ञान भंडार किस जिले या दुर्ग में स्थित है? श्री जैन भद्रसुरी ज्ञान भंडार किस जिले में स्थित है? ध्यान रखना, जैन धर्म से जैन भद्रसुरी ज्ञान भंडार पढ़ा हुआ है, पोथी ग्रंथ यानी पोथी ग्रंथ पढ़े हुए हैं, किस दुर्ग? अक्सर पेपर में पूछा जाता है, सिरोही में, कोटा में, अजमेर में या जैसलमेर में। तो जैसलमेर दुर्ग में जैन भद्रसुरी के बहुत सारे जैन धर्म के अस्थायी भंडार पड़े हुए हैं जैसलमेर के दुर्ग के अंदर। गोरादाई की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जानते हो गोरादाई, मारवाड़ की पन्नादाई, जिसने दुर्गादास के साथ मिलकर औरंगजेब के चंगुल से अजीत सिंह को छुड़ाया था। एक बात याद रखा करो। तो इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो गोरादाई ने जिसको बचाया था उसने ही करवाया था, राजा अजीत सिंह। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पेपर में आया नहीं, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये अभी गोरादाई चर्चा में है। राजस्थान सरकार ने बजट 2021-22 में गोरादाई एक योजना चलाई है, जो अनाथ बच्चे हैं उनके पोषण के लिए गोरादाई पुनर्वास परियोजना स्टार्ट की है, तो उसको याद रखना। उदयपुर में आहड़ की छतरियां कहां पर स्थित है? उदयपुर में आहड़ की छतरियां कहां पर स्थित है? ये सॉरी कहां पर स्थित है, तो इसका क्वेश्चन आगे, इसे ध्यान रखना। उदयपुर में आहड़ की छतरियां किस वंश से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन था ये, किस वंश से संबंधित है, यानी उदयपुर में जो आहड़ की छतरियां हैं उस वो का संबंध किस वंश से है? सीधी सी बात है, किससे होगा? सिंसोदिया वंश से। और उदयपुर में आहड़ की छतरियों में पहली छतरी बनी हुई है अमर सिंह राठौड़। पहली छतरी किसकी बनी हुई है? अमर सिंह राठौड़ के बाद जितने भी शासक थे उनकी छतरी कहां पे बनी हुई है? आहड़। 66 छतरियों से मुक्त शारबाग किस शहर में स्थित है? 66 छतरियों से मुक्त, यानी युक्त है ये, मुक्त नहीं, 66 छतरियों से युक्त शारबाग। शारबाग की छतरियां प्रसिद्ध है ना, तो किस शहर में है? तो शारबाग बूंदी में है या कोटा में है? तो यहाँ पे सीधा सा दे रखा है शारबाग बूंदी के अंदर। तो वहां पे 66 छतरियों का एक पूरा समूह बना हुआ है शारबाग, पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? कागा की छतरियां, कागा उद्यान, ठीक है, ये पेपर में आता ही है। कागा का सागर, कागा की छतरियां जोधपुर में है कि जयपुर में है कि कोटा में है कि जैसलमेर में है? तो जो कागा की छतरियां हैं वो जोधपुर में है। यहाँ पे जोधपुर में, जिनका निर्माण जसवंत सिंह के द्वारा करवाया गया। 19वीं शताब्दी में सुरमाल दास ने किस जनजाति के जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रयास की? 19वीं शताब्दी में सुरमाल दास ने किस जनजाति के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया? जैसे गोविंद गिरी है, मोतीलाल तेजावत है, माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने खूब प्रयास किया था। उसी प्रकार एक सुरमाल दास जी भी थे, तो उन्होंने भील जनजाति में सुधार करने की पूरी कोशिश की थी। घने वनों में निवास करने वाले सहरिया परिवार पेड़ों पर या बल्लियों पर मचान नुमा छोटी झोपड़ी बनाते हैं, जो कहलाती है। आज ही आपने न्यूज में देखा होगा कि एक व्यक्ति है वो पेड़ पर अपनी एक झोपड़ी बना लेता है गर्मी के कारण। अब ये पेड़ है, इसमें क्या है, वो यहाँ बल्लियों से या ऐसे क्या है कि बड़ा के ऊपर रहते हैं, जंगलों में पेड़ ही पेड़ है, वहां पे एक दूसरी टहनियों पे जाते हैं और सीधा इन पे बैठे रहते हैं। तो वो जो बल्लियों से या पेड़ों बल्लियों पर मचान नुमा, ठीक है, इस प्रकार की है कि उसमें आराम से रह सके, छोटी झोपड़ी बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? याद रखना, उसे गोपना भी कहते हैं, कोरुआ भी कहते हैं, टोपा भी कहते हैं। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। आपके लिए नए क्वेश्चन है, लेकिन क्लास संस्कृति के संदर्भ में क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पुरातात्विक रूप से राजस्थान में कायस्थ जाति का पहला उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो कायस्थ जाति है, उस जाति का पहला उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो आपके लिए नया क्वेश्चन है, इसलिए मैं उत्तर बताता हूँ।
कंसवा का 738 का जो लेख है उसमें कायस्थ जाति के बारे में सब सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। पंचवाड़ा क्या था? 5 संतों का समूह है, मीणों का 5 संस्कार है, ग्रासियों के 5 संस्कार है, या मीणों के प्रसिद्ध 5 कबीले हैं। ये पंचवाड़ा क्या था? वैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए आप तो हिल जाओगे और दिमाग सटक जाएगा और सोचोगे करें कि नहीं करें। इसके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी या 1/4 होगी, वो तो हिल जाएगा। क्यों उसका जी करेगा ये होगा, नहीं 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 ये होगा, नहीं यार ये पक्का ही होगा, इसको लगा देते हैं। भाग सटकता है सीधा जाके मीणों के प्रसिद्ध 5 कबीलों पे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने की आपको बेहद जरूरत है। मीणों के प्रसिद्ध 5 कबीले पंचवाड़ा है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, भाखर बावजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? भाखर बावजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? बहुत सारे विद्यार्थी जो पहली बार देख रहे हैं ये क्वेश्चन उनको बड़े टफ लगते होंगे, मुश्किल लगते होंगे कि इससे क्या क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तभी तो समस्या है, हमारे यहाँ नंबर नहीं आता है। ये बीएसटीसी पीटेट है, बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम है, उनमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सहरिया, भील, मीणा या ग्रासिया? तो ध्यान रखना, भाखर बावजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? ग्रासिया जनजाति के माने जाते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन रह गया, मिलाला से क्या तात्पर्य है? भीलों की उपजाति है, भीलों द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता है, भीलों के विवाह पद्धति का एक प्रकार है, या भीलों का मृत्यु संस्कार है? कि मिलाला क्या है? सुना है ना आप, आपने बहुत कम सुना होगा। तो आज जाके जनजाति का टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है सारे विद्यार्थी। जैसे जैसे मैं कहता रहूं, अगर मेरी बात मानते रहोगे तो आपका जीके कवर होगा। और फॉर्मलिटी करोगे, मेहनत के साथ मेहनत करोगे खूब अच्छे, तो कर्म अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, और कर्म ही फॉर्मलिटी के हिसाब से करोगे तो फल भी ऐसा ही मिलेगा। तो जनजाति का टॉपिक बढ़िया तरीके से आपको जाके पढ़ना है। मिलाला है भीलों की जाति है। भाखर बाबूजी मैंने बता दिया आपको। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो मुख्य होता है वो डामोर जनजाति का मुखिया होता है, गमेती होता है अनेक वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया होता है, कोतवाल कंजर जनजाति का मुखिया होता है, या फिर तदवी एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव होते हैं। इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं? जल्दी से बताइए, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो याद रखना कोतवाल, ये कंजर जनजाति का मुख्य नहीं होता, अभी कोतवाल ध्यान रखना। किसका होता है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं। तो सोच लिया होगा आपने, कोतवाल जो मुख्य होता है वो सहरिया जनजाति से संबंधित होता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पॉलिटिकल के क्वेश्चन आ गए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे? कैलाशनाथ वांचू, कमलकांत वर्मा, नारायण राव या आरसी गांधी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैलाशनाथ वांचू। और वर्तमान में कौन है? इंद्रजीत मोहंती। और पहले कौन थे? कमलकांत वर्मा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कब जिला कलेक्टर पद का सृजन किया गया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कब जिला कलेक्टर, जो हमारे जिला कलेक्टर है ना, कलेक्टर पूरे भारत में कलेक्टर जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसका पद का सृजन कब हुआ? ये पिछला जो एसएससी का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जिला कलेक्टर पद कब सृजन किया गया? तो याद रखना 1772 ईस्वी में। इस विद्वान ने कहा कि जिला कलेक्टर एक कछुए की भांति है जिस पर केंद्र सरकार रूपी हाथी का बोझ पड़ा है। किस विद्वान ने कहा कि जिला कलेक्टर एक कछुए की भांति है? कछुए की स्थिति आपको पता है, जिस पर केंद्र सरकार रूपी हाथी का बोझ पड़ा हुआ है। लॉर्ड कार्नवालिस ने कहा, लॉर्ड मेकाले ने कहा, रेमजे मैकडोनाल्ड ने कहा, या लॉर्ड कर्जन ने कहा? याद रखना, रेमजे मैकडोनाल्ड ने यह परिभाषा दी थी। संभागीय आयुक्त पद का सृजन कब हुआ? ये भी आपको पता है कि जिले होते हैं, जिलों के ऊपर संभाग होते हैं, और संभाग का एक होता है संभागीय आयुक्त। ये कब से स्थिति स्टार्ट हुई थी? जैसे हमारे राजस्थान में 7 संभाग है और 33 जिले हैं। अब जिले के अंदर जिला कलेक्टर होता है और जिला कलेक्टर से ऊपर होता है संभागीय आयुक्त। अब संभागीय आयुक्त पद का सृजन कब हुआ? शायद बहुत कम विद्यार्थियों ने ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे, तो ध्यान रखना, अंग्रेजों के काल में हो गया था। 1829 के अंदर संभागीय आयुक्त बन गया था। जिले का राजस्व संबंधी मामलों में अंतिम अपीली अधिकारी कौन होता है? जिले के अंदर राजस्व संबंधी मामलों में अंतिम जो अपीली अधिकारी होता है वो कौन होता है? उपखंड अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प्रमुख, या फिर जिला कलेक्टर? कौन होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, जिला स्तर पर जो मजिस्ट्रेट होता है सारे जितने भी मामले देखता है वो जिला कलेक्टर देखता है।
कब राज्य विधानसभा में पंचायती राज महिला आरक्षण विधेयक द्वारा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया? आपको पता है हमारे पंचायती राज विभाग में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया था महिलाओं के लिए। कब कर दिया गया? 2007, 2008, 2006, 2009। मार्च 2008 को कर दिया गया। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में नगर निगम नहीं है? ये तो आपको पता ही है, किस जिले में नगर निगम नहीं है? उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में या बीकानेर? यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, सभी में नगर निगम है, ध्यान रखना, सभी में नगर निगम है, क्योंकि जो हमारे 7 संभाग है ना, उसमें सभी में नगर निगम है। 7 संभाग, ये सारे सही है, ध्यान रखना है, इसमें है, ध्यान रखना, सारे के सारे हैं। टोटल हमारे वर्तमान में नगर निगम कितने? 10 है, याद रखना भी। कौन कौन से मैं आपको देता हूँ। पहले तो 7 संभाग है ना, वो 7 नगर निगम है। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। पहले 7 ही नगर निगम थे जितने संभाग थे। अब 10 कैसे हो गए? एक जयपुर में और बढ़ा दिया, एक जोधपुर में और बढ़ा दिया और एक कोटा में और बढ़ा दिया, तो 3 एक्स्ट्रा और हो गए 2019 में। याद रखना, टोटल कितने हो गए? अब 10 हो गए। तो इसका ये याद रखना, नगर निगम ये सारे हैं। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? तो राजस्व बोर्ड के बारे में तो हम पूरा जानते हैं, अजमेर के अंदर इसका मुख्यालय है। और मंगलियों से क्या आशय है? ये क्वेश्चन आपको राजस्थानी भाषा के मैंने 3-4 दिए हैं। मंगलियों से क्या आशय है? शुक्ल पक्ष में मंगलवार को आने वाली चतुर्थी को कहते हैं। मृतक के द्वादशे की क्रिया में काम आने वाली मिट्टी का पात्र होता है, या गले का आभूषण होता है, या शरीर पर धारण करने वाले शरीर पर करने का वर विशेष होता है? क्या होता है मंगलियों? सही जवाब है मृतक के द्वादशे की क्रिया में काम आने वाली मिट्टी का जो पात्र, 10वें या 11वें दिन जो मिट्टी का पात्र होता है ना, जो घड़ा भराने का काम होता है, घड़े का काम कहते हैं ना, मंगलियों भरा हुआ है, वो उसको कहते हैं, ध्यान रखना। ये साधारण सी हर एक में प्रयोग किया जाता है समाज में। मंगली का थल क्या है? मंगली का थल क्या है? एक देशी खेल है, युद्ध स्थल है, जंगल या वन क्षेत्र है, या जैसलमेर के आसपास का भू क्षेत्र है, भूभाग है? नाम सुना है क्या आपने? मंगली का थल, यानी मंगली का थल क्या है? जैसलमेर के आसपास के भूभाग को कहते हैं। मैदे में घी शक्कर मिलाकर बनाई जाने वाली रोटी क्या कहलाती है? आई होगी आपने, मैदे के अंदर घी और शक्कर मिलाकर रोटी खाई जाती है, वो रोटी क्या कहलाती है? यानी बनाई जाती है, वो बनाई जाने वाली रोटी को क्या कहते हैं? मंडक्कियो, मंडको, मगजू या उपयुक्त सभी? अब देखो, हर प्रकार की चीजें हमारे काम में आती है, लेकिन वास्तविक रूप से क्योंकि हम राजस्थानी जानते नहीं है, राजस्थानी वास्तविक रूप नहीं जानते, अपने क्षेत्र विशेष से मारवाड़ी, मेवाड़ी, कोई बागड़ी है, कोई पंजाबी है, हिंदी जानते, लेकिन प्योर रूप से हम राजस्थानी नहीं जानते, राजस्थानी नहीं जानते तो हमें पता नहीं है। अभी काम तो हम सारे करते हैं, तो इसको कहते हैं मंडको। क्या कहते हैं? मंडको कहते हैं। बोझा भार ऊंचा कर ले लाते समय सिर पर बांधा जाने वाले कपड़े को क्या कहते हैं? ठीक है, कोई बोझ भार होता है, जैसे मान लो महिलाएं होती है, मटकी रखती है, ठीक है, मटकी, तो उसके नीचे कुछ रखती है, वो भार कम हो जाए, थोड़ा दबाव कम हो जाए उसके लिए, या फिर वो दर्द वगैरह ना करे, बहुत ज्यादा ना हो, या पुरुष कोई कोई भी चीज लेके, आजकल तो रिवाज खत्म हो गया, पहले होता था कोई भी वस्तु सर पर उठा के ले आते थे, बोझा भार, दूर दूर से लकड़ी लाना था, दूर दूर से चारा वगैरह लाना था। तो आजकल तो सारी सुविधाएं, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ियों में ले आते, सीधे ट्रैक्टर ट्राली है, सब ये चीजें हैं। तो पहले जरूरत पड़ती थी, तो उस कपड़े को क्या कहते थे? मंडेलो, मंडासो, वेसर या बुबारा? तो ध्यान रखना, मंडासो कहते थे, मंडासो। और वैसे तो बाल्य जो महिलाएं होती है ना, वो घड़ा लेके जाती है ना ऊपर, तो बिन इडूनी कहता है, इडूनी क्या कहते? इडूनी बना लियो। तो जितनी भी महिला सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता था, जब उसका विवाह होता था तो वो इडूनी बना के ले जाती थी, 10-20 सबसे ज्यादा इडूनी है, हाथ वाले पंखे है, पहले ये सिस्टम होता था, आजकल नहीं है। लेकिन सही रूप में इसको क्या कहते हैं? कपड़े को मंडासो कहा जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, मंजीर क्या है? पैरों में पहनने का आभूषण है, एक प्रकार का वस्त्र है, मस्करी है, या फिर एक व दो दोनों ही है? तो याद रखना, मंजीर क्या है? पैरों में पहनने का एक आभूषण विशेष है और एक प्रकार का वस्त्र विशेष, दोनों ही चीजें, एक व दो दोनों। ये 50 क्वेश्चन हो गए। आज थोड़े से आपके लिए डीपली भी क्वेश्चन होंगे, शायद कुछ एक विद्यार्थियों के लिए, कुछ एक विद्यार्थी कंटिन्यूस तैयारी करते हैं तो उनके लिए आसान होंगे। अब कल के विद्यार्थी जिन्होंने शानदार तरीके से कमेंट में जवाब दिए थे, उनके मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा। बाकी सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से ऑनलाइन जवाब देते हैं। महेंद्र मोवाल जी, इनके शानदार सभी क्वेश्चन, लगभग शानदार जवाब थे। बाद में शायद ये ऑफलाइन देखते हैं तो सभी का जवाब एक एक करके सभी का देते हैं। सोनिया नरवालिया जी का सर सिवाना दुर्ग
हल्देश्वर पहाड़ी पे है या कंचनगिरी, प्लीज क्लियर करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सिवाना दुर्ग है वो हल्देश्वर पहाड़ी पे है और जालोर का दुर्ग है वो कंचनगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा ओम प्रकाश बेरवा जी ने कहा कि सर मेरे 44 क्वेश्चन सही है, बहुत ही अच्छी बात है। आरती मीणा ने कहा थैंक यू सर फॉर दिस नॉलेज। तो आपको भी धन्यवाद, आपकी सपोर्ट। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सारे विद्यार्थी लाइक जरूर करके जाएं, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अनीसा बिश्नोई ने कहा वेरी गुड क्लास, थैंक यू आपको। ममता खानोली 47 क्वेश्चन सही है, अच्छी बात है। गुज्जर चेना जी धन्यवाद। पूजा शर्मा ने कहा कि उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देते हो। हाँ, वो कहते हैं ना, ज्यादा का ऊंचो ज्यादा थूका तो नीचे आगे आपके ऊपर पड़े, तो उतना ही उड़ो जितने की जरूरत है। पूजा शर्मा ने कहा 42 क्वेश्चन सही है। अनीसा बिश्नोई ने कहा कि जब मैंने फर्स्ट क्लास शुरू की थी तो मैं 10-12 क्वेश्चन सही कर पाती थी, आज मैं 40 प्लस करती हूँ, बहुत ही अच्छी बात है। इतनी परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी, एक 32-33 क्लासों में आपने इतनी परफॉर्मेंस हासिल की है, बहुत ही आपका जो कर्म करने का आपका तरीका है पढ़ने का, बहुत अच्छी बात है। संजय गुजर ने कहा कि हमारे 40 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात। लीना भाटिया थैंक यू। और विरम मेघवाल जी आपके 39 क्वेश्चन सही है, थैंक यू, नाइस क्लास, थैंक यू। राज गोला जी आज का प्रश्न मेरी तरफ से, तो राज गोला जी ने क्वेश्चन दिया था, किस किस विद्यार्थी ने किया वो आपको पता है। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने उनके जवाब भी दिए थे, जैसे फतेहपुर सीकर के अंदर ममता खानवाली जी ने उनके जवाब दिए थे। परविता मेघवाल ने कहा मुझे 42 क्वेश्चन सही है। और मोटिवेशनल स्टडी चैनल है अशरफ अली जी का, उन्होंने भी शानदार एक शायर लिखा है। राज गोला जी ने कहा मेरे 41 क्वेश्चन सही हुए हैं। खम्मा गणी परविता मेघवाल। दक्ष कस्वा वेरी नाइस, कस्वा 40 क्वेश्चन हुए हैं दक्ष कस्वा के। सुनीता कचूरा के 40 क्वेश्चन सही है। सुनीता केसवानी के 44 क्वेश्चन सही है। और डॉक्टर मनीष पारिक, राज गोला, संध्या राधे राधे और मनीषा बिश्नोई, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। और जो भी विद्यार्थी मनीषा बिश्नोई है, मोनिका बिश्नोई है, इसके अलावा स्वाति राठौड़ है, स्वाति अग्रवाल है, मनीषा शर्मा है, काव्या छोड़ो, पीहू सेठी है, इसके अलावा जो भी विद्यार्थी कमेंट में जवाब देते हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, लगातार जुड़े रहें, और जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, जो जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसका आप अध्ययन करें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सभी टैग अपने ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा बचें जितना भी है, जिस प्रकार के मौसम है उसी वातावरण के अनुसार अपना खाना पीना करें, अच्छा नींद लें, अच्छे सोए, मन मस्तिष्क को अच्छे में रखते हुए ध्यान करें। जय हिंद, जय भारत।